नमस्कार, वेलकम टू एसटीजी क्लासेस अकाउंटेंसी चैप्टर 1 पार्ट 3 में आपका स्वागत है बेटा। और आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बेटा जी आज आपको ये बताया जाएगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि जो आप अकाउंटिंग प्रोसेस बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, उनमें किन किन क्वालिटीज का होना जरूरी है, किन क्वालिटी से उस अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वालिटी है दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेडिली अंडरस्टैंडेबल बाय द डिफरेंट यूजर्स। मतलब अकाउंट्स के बेटा जो अलग अलग यूजर्स हैं, जैसे कि ऑनर हैं, बिजनेस के ऑनर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस के मैनेजर को बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, क्रेडिटर्स को आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो और इट शुड बी प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड यूज सिंपल टर्म इन इट। आप इसके अंदर बेटा सिंपल टर्म यूज करें और इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन एक कॉमन पर्सन के लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अब आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल लैंग्वेज यूज करोगे तो बेटा वो हर एक पर्सन इजीली नहीं समझ पाएगा। तो दैट मीन टू से कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो बच्चे सेकंड इसमें क्वालिटी क्या है? सेकंड क्वालिटी है बेटा रेलेवेंस। अब रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? तो बेटा रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? रेलेवेंस का मतलब संबंधित, यानी कि द इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग। एन अकाउंटिंग शुड बी रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। टू बी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेड अवेलेबल इन टाइम एंड मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक। तो बच्चे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट कब होगी? जब एक तो आप बेटा उसको विद इन टाइम फ्रेम दो। अगर बियॉन्ड द टाइम आप इंफॉर्मेशन दोगे तो फिर वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजन लिए जाने हैं और आप बेटा जी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आज दे ही नहीं पा रहे। आप कह रहे हो कि सर नेक्स्ट 2 डेज में अवेलेबल होगी, तो बेटा उसको कोई बेनिफिट नहीं। यानी कि आप क्या कहेंगे? इट इज नॉट रेलिवेंट टू मी। मैनेजर यही कहेगा ना बेटा कि 2 दिन बाद तो सर मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, मुझे तो आज डिसीजन लेने हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइम पर होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दैट मस्ट बी रेलिवेंट। तो पहला क्या पढ़ा बच्चे? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी के बाद रेलिवेंस होनी चाहिए। एंड द थर्ड फीचर दैट शुड बी इंक्लूड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब यहां पर क्या हुआ बेटा? फेथफुल। यानी कि आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट कीजिए और वो सारी इंफॉर्मेशन डालिए कि दूसरे के लिए रिलायबल हो, फेथफुल हो, सेकंड पर्सन उसके ऊपर फेथ कर सके। अब फेथ कब करेगा? जब आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, कोई भी एरर ना हो और जितनी भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है वो बेटा उसी फॉर्मेट में बनाई हो जिस फॉर्मेट में एज पर द लॉ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड कर लिया बेटा वो फुल प्रूफ सॉलिड एविडेंस के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज यू हैज परचेज ए फर्नीचर। आपने बेटा एक फर्नीचर परचेज किया था। अब फिर फर्नीचर परचेज किया था तो बेटा उसका आपने जब ट्रांजैक्शन को नोट किया होगा तो बेटा जी उस ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए आपके पास फर्नीचर का बिल होना चाहिए, क्योंकि बिल से ये प्रूफ मिलेगा कि फर्नीचर आपने फर्म के लिए यूज किया है, इस मंथ में यूज किया है, इतने रुपए में यूज किया, परचेज किया है। तो दैट मीन टू से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, राइट बेटा? तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हर ट्रांजैक्शन का आपके पास एविडेंस होना चाहिए।
एंड द लास्ट बेटा कंपेरेबिलिटी। अब अकाउंटिंग फीचर्स बेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इस फीचर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू द डिफरेंट यूजर ओनली व्हेन इट इज कंपेरेबल ओवर टाइम एंड विद अदर एंटरप्राइजेस। तो बेटा दो चीजें देखिए इसमें बताई गई है। एक तो कंपेरेबल ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब आप अपने ही अकाउंट्स के रिकॉर्ड अपनी ही फर्म के प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से कंपेयर कर सकें। क्योंकि भाई अगर अकाउंट्स में देख रहा हूं तो मुझे नेचुरल है बेटा कंपैरिजन करनी पड़ेगी कि लास्ट ईयर की सेल इतने परसेंट थी, लास्ट ईयर की सेल इतने रुपीस थी, करंट ईयर की सेल इतनी है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट मार्जिन ये था तो करंट ईयर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ओवर टाइम का मतलब आप अपनी फर्म के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंपेयर कर सकें प्रीवियस ईयर से और विद अदर एंटरप्राइजेस। साथ में बच्चे आप अपनी अकाउंटिंग फर्म के रिकॉर्ड्स आप ही की तरह जो आपके कॉम्पिटिटर है उनसे कंपेयर कर पाओ। उसका क्या बेनिफिट होगा बेटा? आप अपनी एफिशिएंसी को जज कर सकते हो, आप अपनी कमियों को निकाल सकते हो, राइट? सो फॉर दिस अब करना क्या पड़ेगा? कंपैरिजन कैसे हो सकती है? कंपैरिजन जब हो सकती है जब आप एवरी ईयर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यूज करें, यानी कि आपकी पॉलिसीज, आपकी मेजरमेंट यूनिट, आपके फॉर्मेट्स दैट शुड बी सेम इन एवरी ईयर। तो बच्चे जब एवरी ईयर आपके अकाउंटिंग फॉर्मेट सेम होंगे तो आप उनको इजीली कंपेयर कर पाओगे। तो यहां पर बेटा दीज आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स में इन क्वालिटीज का होना आपके लिए जरूरी है। तो बेटा ये क्वेश्चन आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, या ये कह सकते हैं बेटा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मैंने आपको बताया था बच्चे, और उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट की क्वेश्चन है और इसमें से बेटा जरूर क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई बेटा इसमें से क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन आपके इन्वॉल्व होते हैं। ये है बेटा व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल, व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि अलग अलग लोगों के बारे में बेटा यहाँ पर बताया गया है कि इनकी लाइफ में इनके लिए अकाउंट्स का क्या रोल है। हम जो अपनी फर्म के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो वो इनके लिए क्यों बेनिफिशियल है। अब बेटा देखो यूजर्स जो होते हैं, जो हमने यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ पीपल लिया, तो बेटा उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हुआ बेटा दैट इज इंटरनल यूजर। अब इंटरनल यूजर क्या हुआ बेटा? इंटरनल यूजर का मतलब हुआ वो यूजर्स जो कंपनी के अंदर हैं। अब जैसे कि बेटा इंटरनल यूजर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ऑनर्स, मैनेजमेंट। देखिए ऑनर कहाँ होता है? कंपनी के इनसाइड। मैनेजमेंट कहाँ होता है बेटा? कंपनी के इनसाइड। एम्प्लॉइज कहाँ होते हैं? कंपनी के इनसाइड। और कुछ यूजर्स हैं बेटा जो बिजनेस के बाहर हैं बट फिर भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो एक्सटर्नल यूजर में क्या हम पढ़ेंगे? इन्वेस्टर्स, क्योंकि बेटा बाहर हैं वो लेकिन पैसा तो हमारे बिजनेस में लगा रहे हैं। क्रेडिटर्स, आउटसाइडर पार्टी है बट बेटा उधार हमें दे रही है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बेटा है तो हमारे बिजनेस से बाहर बट टैक्स तो हमसे ले रही है। एंड रिसर्चर्स, रिसर्चर बेटा जो इकोनॉमी में सर्वे करते रहते हैं। तो आइए बेटा वन बाय वन इनकी इनके लिए अकाउंटिंग के रोल को समझते हैं। तो बेटा फर्स्ट इंटरनल यूजर जो है दैट इज ऑनर। ऑनर के लिए अकाउंटिंग का रोल क्या है? देखिए बेटा ऑनर कौन है? जो अपना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है और 100% रिस्क बियर कर रहा है। तो बेटा जब ऑनर रिस्क बियर करेगा और इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट वहां पर लगाएगा तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? दैट मींस he is always interested to know the profitability of the business। वो ये जानना चाहेगा बच्चे कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। एंड ही आल्सो want to know the financial position, कि आज उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि बिजनेस में टोटल एसेट्स में से उसकी अपनी वर्थ कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है। तो
तो इस तरह से ऑनर के लिए बेटा अकाउंटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए बेटा एक बार फॉर्मल लैंग्वेज में भी रीड कर लेते हैं। ऑनर्स आर द पर्सन हु प्रोवाइड फंड्स, ऑनर्स आर द पर्सन हु प्रोवाइड फंड्स टू द बिजनेस and share the risk. Honor need accounting information to know the profitability and financial soundness of the business to make proper decision. तो बेटा जी इस तरह से ये अकाउंट्स में अकाउंट्स का रोल हमारे ऑनर के लिए होता है। आइए बच्चे नेक्स्ट इंटरनल यूजर जो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या काम है बेटा? मैनेजमेंट का काम है अच्छी पॉलिसीज बनाना, बिजनेस को अच्छे लेवल पर ले जाना। और वो कब कर पाएगा? जब आपको प्रीवियस रिपोर्ट्स पता होगी। तो मैनेजमेंट बेटा हमेशा ओनर के लिए आंसरेबल रहता है, क्योंकि अच्छी पॉलिसी बनाई तो वो किसके लिए आंसरेबल है? ओनर के लिए। और अगर कोई कमी रह गई तो वो लाइबल है बेटा ओनर के लिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू ऑपरेट द बिजनेस एफिशिएंटली एंड फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट एफिशिएंटली बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहता है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा इंटरनल में ही एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज का हमारे अकाउंट्स में क्या इंटरेस्ट है? देखिए बेटा एम्प्लॉइज हमेशा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि कंपनी का अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो दे कैन डिमांड फॉर द बोनस, दे कैन डिमांड फॉर द इंक्रीमेंट इन सैलरी। तो मैनेजमेंट भी एम्प्लॉइज की सैलरी कहां से इंक्रीज करेगा? अपने प्रॉफिट में से। सो एम्प्लॉय नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू क्लेम द इंक्रीज इन वेजेस, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स। तो बच्चे इस तरह से हमारे अकाउंट्स में ये हमारे इंटरनल यूजर्स थे, ऑनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। और इनके लिए अकाउंट्स का रोल आपने यहां पर रीड किया। तो आइए बच्चे अब हम कुछ एक्सटर्नल यूजर्स देखते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब जो हमारे बिजनेस से बाहर है। अब जो बिजनेस में बाहर बैठकर भी बेटा बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। सबसे पहला है बच्चे इसमें इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है बेटा? जो पैसा लगाता है हमारे बिजनेस में। सो इन्वेस्टर आर द पर्सन हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस एंड दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू नो द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो बेटा इन्वेस्टर देखिए हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहा है, और अगर आपको किसी बिजनेस में पैसा लगाना है तो पहले आप उसकी साउंडनेस चेक करेंगे, पहले आप उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेंगे, सो दैट आप ये कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपने जो पैसा लगाया है वो साउंड है, सेफ है और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो इन्वेस्टर भी बिफोर देयर इन्वेस्टमेंट हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे एक्सटर्नल यूजर में क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन है? जो आपकी फर्म को क्रेडिट पर गुड्स सप्लाई करता है, राइट? ही इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो आपको जो भी उधार दे रहा है वो आपके लिए क्रेडिटर हो गया। अब दे नीड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू नो द कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे देयर क्लेम इन टाइम। अब बेटा वो ये देखना चाहते हैं कि आपका बिजनेस उन्हें टाइम पर रिफंड यानी पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का काम क्या है बेटा? आपसे टैक्स कलेक्ट करना, और टैक्स इस पे काउंट किया जाता है प्रॉफिट पर। और प्रॉफिट कहां से पता लगेगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट को भी आपके अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस आपसे कलेक्ट करने हैं, जैसे कि बेटा जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एक्सेट्रा। एंड जो हमारे रिसर्चर होते हैं बेटा, they need accounting information for entire industry, from entire industry to just make the survey and collection the data. तो ये सब हमारे अकाउंट्स के बेटा यूजर्स हैं, जिनको टाइम टू टाइम हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन की नीड होती है। तो अकाउंटिंग का रोल इन सबकी लाइफ में मेजर है। तो आइए बेटा इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। And the last question is, what is meant by the double entry and single entry system? List any 4 advantages of double entry system. देखिए डबल एंट्री तो बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री है,
राइट। सो सिंगल एंट्री क्या है? अब सिंगल एंट्री सिस्टम एक्चुअली अकाउंटिंग है ही नहीं, या ये कह सकते हैं बेटा जो अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर रहे वो सिंगल एंट्री है। सो व्हाट इज मीन बाय बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम इग्नोर द टू फोल्ड एस्पेक्ट। जैसे बेटा हमने यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट्स पढ़ा है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि हर ट्रांजैक्शन डबल साइड इफेक्ट करती है बेटा। एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पर बेटा ये डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट काम नहीं आता, राइट। और ट्रांजैक्शन को हम डबल एंट्री सिस्टम की तरह नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करेंगे। दैट मींस जितने भी बेटा आपकी स्ट्रीट में स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं जो अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर रहे, दे मेंटेन ए रफ कॉपी जस्ट लाइक। तो वो एक नोटबुक मेंटेन करते हैं और उसके अंदर बेटा नोट करते रहते हैं कि आज मैंने इसको उधार बेचा, इससे पैसा लेना है, इससे देना है, इसको पैसा दिया। तो दे डू नॉट मेंटेन द प्रॉपर अकाउंटेंसी इन ए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सो दैट इज द सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है बेटा? डबल एंट्री सिस्टम जो आप क्लास 11th में अब स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अंडर विच एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेस। हम आगे चल के अकाउंटिंग के रूल पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि हम हर ट्रांजैक्शन को डबल इफेक्ट में लेते हैं। जैसे आप बेटा बुक का नाम भी देखेंगे तो आपकी बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो बेटा ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, ये डुअल कॉन्सेप्ट पे रहती है बेटा, और डेबिट और क्रेडिट इसके हेड्स जो हम आगे चल के रूल पढ़ने वाले हैं उन रूल्स पर चलते हैं। तो जो एज पर द लॉ फॉर्मल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं दे यूज द डबल एंट्री सिस्टम, और जो बेटा प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते दे यूज द सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम यानी कि आपके अकाउंट्स के एडवांटेज के हैं। तो बेटा ये अलग से एडवांटेज नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, जो आपने अकाउंट्स के एडवांटेजेस रीड किए थे वही बेटा डबल एंट्री, क्योंकि डबल एंट्री है ही आपका अकाउंट्स। तो इट कीप द सिस्टमैटिकली एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, right? Since both the aspects of transaction are recorded under this system, it facilitates checking on the arithmetical accuracy in the books. तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है क्योंकि बेटा डेबिट एंड क्रेडिट आपका इक्वल आएगा, और जब वो इक्वल आएगा तो इट शो द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इट रिवील द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो हम आगे बनाएंगे बेटा, राइट। उससे आपको क्या पता लगता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस सफर किया। और by preparing the financial statement के बैलेंस शीट it show the financial position of the business। तो बेटा ये सारे हमारे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के एडवांटेजेस हैं। सो बच्चे आपने फर्स्ट चैप्टर में जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट किए, देखिए चैप्टर 1 में हमने एक बार जो जो कॉन्सेप्ट किए बेटा उसको फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें बेटा रीड किया था अकाउंटेंसी का मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। जिसमें आपको बताया गया था कि अकाउंट्स को हम पहले मेजर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। देन रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासिफाई करके समराइज करके रिजल्ट निकालते हैं बेटा। देन उसके बाद बेटा अकाउंट्स की डिफरेंट ब्रांचेज आपने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर बेटा हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पढ़ा था, जहां आपने सीखा था कि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, इट जस्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, एंड अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, इट एनालाइजेस दैट रिकॉर्ड एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑन। फिर बेटा उसके बाद आपने क्या पढ़ा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर बेटा इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फिर हमने किया रोल ऑफ अकाउंटिंग फॉर द वेरियस यूजर्स, जिसके अंदर हमने इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स देखे। और लास्ट बेटा हमने सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में छोटा सा डिस्कशन देखा। तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा वी विल स्टार्ट चैप्टर 2। इसी तरह से आपको चैप्टर 2 में बेटा बेसिक टर्म दी गई है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर। तो बेटा हम उसके बारे में रीड करेंगे। सो टिल सेकंड चैप्टर लेक्चर बेटा, चलिए गुड बाय, ओके।